तो डियर स्टूडेंट, आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं मास्टर साहब और मैं हूं आयुष। तो स्टूडेंट, जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोग क्लास 10 फिजिक्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर कर रहे हैं जिसका नाम है इलेक्ट्रिसिटी। तो जो भी स्टूडेंट पहले लेक्चर को मिस किए हैं तो जाके आई बटन या डिस्क्रिप्शन में लिंक है, पहले लेक्चर को देख ले। उसमें हम लोगों ने बात की थी इलेक्ट्रिसिटी के बारे में, चार्जेस के बारे में, पोटेंशियल डिफरेंस यानी वोल्टेज के बारे में, करंट के बारे में और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में। हमने कुछ न्यूमेरिकल को भी किया था। तो सबसे पहले मैं कहूँगा जिस स्टूडेंट ने वो लेक्चर नहीं देखा है वो जाके उस लेक्चर को देखे, उसके बाद इस लेक्चर पे आए पार्ट 2 में। आज के इस लेक्चर में स्टूडेंट हम लोग करने वाले हैं ओम्स लॉ। ओम्स लॉ के ग्राफ को जानेंगे, उसके बाद स्टूडेंट हम लोग रेसिस्टेंस को जानेंगे, कुछ टर्म्स को जानेंगे, उसके बाद हम लोग सीरीज पैरेलल के क्वेश्चन को करेंगे, उसके बाद हम लोग हीट मतलब जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट को करेंगे और इलेक्ट्रिकल पावर को पढ़ेंगे और पूरे चैप्टर को कर देंगे फिनिश। उसके बाद स्टूडेंट एनसीईआरटी सॉल्यूशन की एक वीडियो आएगी और उसके बाद कॉम्बिनेशन ऑफ पैरेलल और सीरीज कनेक्शन के क्वेश्चन आएंगे जो बोर्ड में काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, उसका एक अलग से प्रैक्टिस सेशन होगा। तो स्टूडेंट, जिस बच्चे ने अगर लेक्चर 1 मिस कर दिया है वो जाके पहले लेक्चर 1 देखे, उसके बाद इस लेक्चर पे आए। तो स्टूडेंट, आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं बहुत इंपॉर्टेंट लॉ जो बोर्ड में कभी कभी आता है प्रूफ के तौर पे और कभी कभी क्वेश्चन के तौर पे। तो अगर मैं एक कुल मिला के एक बात करूँ तो आप देखेंगे कि हर एक साल के बोर्ड क्वेश्चन में इस लॉ का काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल है। स्टूडेंट, उस लॉ का नाम है ओम्स लॉ। ओम्स लॉ स्टूडेंट हमें क्या बताता है? ओम्स लॉ स्टूडेंट हमें करंट और पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि वोल्टेज के बीच के रिलेशनशिप को बताता है। ओम्स लॉ के अनुसार मतलब अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ डिस्क्राइब अबाउट रिलेशनशिप बिटवीन करंट एंड पोटेंशियल डिफरेंस। मतलब करंट और पोटेंशियल डिफरेंस के बीच में क्या संबंध है, क्या रिश्ता है, क्या कनेक्शन है, वो ओम्स लॉ डिफाइन करता है। तो स्टूडेंट हम लोग लिखते हैं अकॉर्डिंग टू दिस लॉ करंट इज, जो इलेक्ट्रिक करंट होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके? अभी हम लोग सब चीज़ों को सीखेंगे। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस, इसी को हम लोग स्टूडेंट पोटेंशियल डिफरेंस भी कहते हैं। पहले लेक्चर में हम लोगों ने इसके बारे में बहुत डिटेल में पढ़ा था। तो स्टूडेंट, जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि ओम्स लॉ क्या बताया, तो करंट और पोटेंशियल डिफरेंस के बीच के रिलेशन को बताया, यानी करंट और वोल्टेज के बीच के रिलेशन को बताया, रिलेशनशिप को। तो स्टूडेंट, वो रिलेशनशिप क्या है कि अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ करंट जो होगा किसी भी सर्किट में, अगर ये वायर है स्टूडेंट, ये जो मेरा माइक है, अगर इससे स्टूडेंट करंट पास हो रहा है तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके? वोल्टेज के होगा। यही ओम्स लॉ डिस्क्राइब करता है। अब बहुत सारे स्टूडेंट को कंफ्यूज होता है कि सर ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल क्या चीज़ होता है? प्रोपोर्शनल मतलब होता है समान, मतलब उसी के अकॉर्डिंग, उसके अनुसार, सेम टू सेम। और डायरेक्टली मतलब होता है सेम टू सेम और इन्वर्सली मतलब होता है ठीक उल्टा। क्या होता है मैं बताता हूँ स्टूडेंट। तो ओम्स लॉ ने बताया कि करंट जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वोल्टेज के। मतलब अगर करंट बढ़ता है तो वोल्टेज भी बढ़ेगा। करंट अगर मान लीजिए 1 लाख गुना बढ़ गया तो वोल्टेज भी 1 लाख गुना बढ़ जाएगा। अगर करंट 2 टाइम्स इंक्रीज किया, वोल्टेज भी 2 टाइम इंक्रीज करेगा। दिस इज नोन एज ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। मतलब अगर मैं स्टूडेंट कहूँ जैसे मेरे पास 5 रुपये है और आपके पास 5 रुपये है और आप मेरे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इसका मतलब अगर मेरे पास 10 रुपये होते हैं तो आपके पास भी 10 रुपये होंगे। अगर मेरे पास 25 रुपये होते हैं तो आपके पास भी 25 रुपये होंगे। दिस मीन्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो ओम्स लॉ ने बताया कि जो करंट है वो क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? वोल्टेज के। तो ये अब आइए स्टूडेंट, जो लैंग्वेज है उसमें हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो स्टूडेंट, जैसा कि मैंने आपको बताया कि मतलब कि जो करंट है वो क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वोल्टेज के। मीन्स दैट वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। वही चीज़ हुआ है स्टूडेंट, आप मेरे जैसे हैं या हम आपके जैसे हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो स्टूडेंट, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन, माफ़ कीजिएगा, प्रोपोर्शनल का साइन ऐसे होता है
और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को भी हम ऐसे ही रिप्रेजेंट करते हैं। अगर इन्वर्सली लिखना हो तो हम 1/, में रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पे वोल्टेज करंट क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वोल्टेज के, यानी हमने लिखा कि वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। ठीक है, उसके बाद स्टूडेंट आगे जब हम इस लॉ में बढ़ेंगे तो जब भी हम लोग प्रोपोर्शनल को का साइन अगर हम लोग रिमूव करते हैं इस प्रोपोर्शनल के साइन को, तो हम लोग एक कांस्टेंट का यूज करते हैं। तो हम लोग क्या यूज करेंगे, तो वो होगा रेसिस्टेंस का यूज। तो V इक्वल टू, ये प्रोपोर्शनल का साइन हमने हटा के इक्वल टू में चेंज किया, तो I तो I रहेगा, एक कांस्टेंट चीज़ का यूज करेंगे जिसका नाम होगा R। तो ये ओम्स लॉ के हिसाब से फार्मूला आ गया। एक बार फिर से मैं समझाता हूँ स्टूडेंट। ओम्स लॉ कहता है कि अकॉर्डिंग टू दिस लॉ करंट जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, वोल्टेज के, या वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, सेम बात है। और वोल्टेज को हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस भी कहते हैं। तो हमने उसी टाइप से लिखा V प्रोपोर्शनल I, यानी कि V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, I के, V मतलब वोल्टेज, I मतलब करंट। तो V इक्वल टू RI क्यों हमने लिखा है स्टूडेंट, प्रोपोर्शनल का साइन हमने हटाया, तो इक्वल टू का लगाने के लिए जब भी आप प्रोपोर्शनल हटा के इक्वल टू का यूज करेंगे तो आपको स्टूडेंट किसी कांस्टेंट वैल्यू को रखना होगा। कांस्टेंट मतलब जैसे आप 5 ले ले, 6 ले ले, 7 ले ले, तो वो कांस्टेंट है। आप साइंस में भी 5 की वैल्यू 5 ही होगी, मैथ में भी 5 की वैल्यू 5 ही होगी, तो उसको हम लोग कांस्टेंट कहेंगे। उसी प्रकार स्टूडेंट एक ऐसा कांस्टेंट होता है जो हमेशा जहाँ भी आप रखेंगे उसकी वैल्यू सेम ही होती है, और आर को हम लोग स्टूडेंट रेसिस्टेंस के नाम से जानते हैं। आगे इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो रेसिस्टेंस हमने लगा दिया यहाँ पे कांस्टेंट के रूप में। अब आप कहेंगे सर यहाँ पे रेसिस्टेंस ही आपने क्यों लगाया, तो देखिए स्टूडेंट जो साइंटिस्ट थे ओम्स, तो उन्होंने आर का ही यूज करके ये फार्मूला का इन्वेंशन किया था, इसलिए आर को ही यूज किया जाता है। अब देखिए स्टूडेंट यहाँ पे V का मतलब हो गया वोल्टेज यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस, R का मतलब रेसिस्टेंस, और I का मतलब हो गया करंट। ये हमने सीखा। अब स्टूडेंट यहाँ पे मैं बता दूँ, इसको आप नोट कर ले जल्दी से, ठीक है, पॉज करके आप नोट कर ले। नोट कर लिए होंगे स्टूडेंट आपने। तो स्टूडेंट हमने देखा कि V इक्वल टू हमें एक नया फार्मूला आ गया, क्या आ गया, RI, मतलब V इक्वल टू हमें फार्मूला कितना आ गया, R और I। अब इससे स्टूडेंट हम 3 फार्मूलों को बना सकते हैं। पहला फार्मूला तो हमें ये आ गया V इक्वल टू RI, मतलब वोल्ट बराबर रेसिस्टेंस इनटू करंट। उसके बाद स्टूडेंट अगर हम I को इस साइड ही रखें और R इधर मल्टीप्लाई में और इधर हम लोग लेके आए तो ये डिवाइड में आ जाएगा, यानी I इक्वल टू एक और नया फार्मूला आ गया V/R। समझे। तीसरा फार्मूला स्टूडेंट R का यहाँ से क्या निकल सकता है कि इस बार आप R को ही इस साइड रखें और I को इस साइड लिए हैं, तो इधर मल्टीप्लाई में तो इधर जाएगा तो डिवाइड में, यानी V/I। ये 3 फार्मूले हमारे पास स्टूडेंट आ गए। वोल्ट बराबर R इंटू I बराबर V/R और R बराबर V/I। तो ये हमारे पास ओम्स लॉ से 3 फार्मूले डिस्क्राइब हो गए स्टूडेंट। अब आइए स्टूडेंट इस पे थोड़ा सा हम लोग डिटेल में पढ़ते हैं, मतलब इस पे न्यूमेरिकल करेंगे तो आपको बहुत डिटेल में कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा, लेकिन कॉन्सेप्ट अब पूरा हो चुका है, ठीक। तो इसको सारे बच्चे नोट्स कर ले, नोट्स में इसको उतार दे। वीडियो देखने का सबसे शानदार यही टेक्निक है कि आप नोट्स बनाते चले और अपने कन्फ्यूजन को दूर करते चले। कुछ समझ में नहीं आया तो पीछे वीडियो को करें और ध्यान से सुने। चलिए नोट कर ले इसको। अब स्टूडेंट हम लोगों ने जाना कि ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या हमने सीखा कि जो करंट होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है वोल्टेज के, यानी कि करंट वोल्टेज के अकॉर्डिंग चलता है या वोल्टेज करंट के अकॉर्डिंग चलता है। अब स्टूडेंट बताता हूँ 2 कॉन्सेप्ट यहाँ पे आप नोट कर लें कि अगर करंट को हम लोग डबल करेंगे, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया, अगर करंट को हम लोग डबल करते हैं तो वोल्टेज भी डबल हो जाएगी। करंट को अगर स्टूडेंट हम हाफ करते हैं, अगर हाफ हम कर दें, आधा कर दें, मान लीजिए 5 एम्पियर करंट जा रहा है किसी वायर में और इसको हम लोग आधा करके हाफ करके 2.5 एम्पियर कर दें, तो स्टूडेंट करंट को अगर हम आधा करते हैं, हाफ करते हैं, तो वोल्टेज भी हाफ हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ये डबल तो ये भी डबल, ये हाफ तो ये भी हाफ, तो इसी को हम लोग स्टूडेंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कहते हैं। तो ये पॉइंट था, आपको नोट कर लें। उसके बाद स्टूडेंट हम लोग
वोल्टेज और करंट के ग्राफ को थोड़ा देख लेते हैं, ठीक। तो आप इसको नोट कर लेंगे। चलिए, अब स्टूडेंट हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है V और I का ग्राफ, जो कभी कभी एग्जाम में आता है और इस बार भी 1 मार्क में आया था। V और I का ग्राफ, VI ग्राफ इसको हम लोग कहते हैं। बुक में टॉपिक होगा VI ग्राफ, मतलब वोल्टेज और करंट के बीच। I मतलब होता है स्टूडेंट करंट, इसको हम लोग एम्पियर से डिनोट करते हैं, 5 एम्पियर, 6 एम्पियर, जैसा कि पहली वीडियो सारे बच्चे देख के यहाँ पहुँचे, नहीं तो हो सकता है उनको कुछ कन्फ्यूजन हो जाए। तो स्टूडेंट जब हम लोग VI ग्राफ को ड्रॉ करेंगे तो ये ग्राफ ड्रॉ कैसे हुआ कि एक एक्सपेरिमेंट लैब में किया गया। अभी तो आपकी स्कूल बंद है, या जब स्कूल खुलेंगे तो आपको ये एक्सपेरिमेंट कराया जाएगा। देखा गया स्टूडेंट कि वहाँ अगर वोल्टेज और I का एक मतलब कि करंट और वोल्ट मीटर का यूज करके एक एक्सपेरिमेंट किया जाता है कि कितना करंट देने पे कितना वोल्टेज होता है। तो एक्सपेरिमेंट कुछ ऐसा था स्टूडेंट। एक्सपेरिमेंट ये था स्टूडेंट कि हम लोग अगर 1 एम्पियर करंट दें तो वोल्टेज था 0.5, अगर 2 एम्पियर करंट सप्लाई हो रहा था तो वोल्टेज था 1, 3 एम्पियर करंट सप्लाई हो रहा था तो वोल्टेज था 1.5, 4 एम्पियर सप्लाई हो रहा था करंट, मतलब इस वायर से अगर करंट 4 एम्पियर हम एक्सपेरिमेंट में ले जा रहे थे तो हमारे पास वोल्टेज जो था वो था 2। और उसी तरह सेम हम लोग ने देखा 3 और 3.5, ये हमें आया। तो अब हम इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो हमारे पास क्या होगा। तो जैसा कि आप जानते हैं कि ये सारी चीज़ पॉजिटिव वैल्यू है, तो ग्राफ कुछ इस टाइप का होता है। इस साइड हम लोग ये y एक्सिस होता है, ये y डैश होता है, ये x एक्सिस होता है और ये x डैश होता है। इधर ये माइनस वाला कॉन्सेप्ट रहता है, इधर स्टूडेंट, हाँ इधर माइनस वाला रहता है। और ये सब जो होता है स्टूडेंट, ये प्लस वाली वैल्यू रहती है, ठीक। ये वाला जो होता है ये प्लस वाला, और ये वाला जो वैल्यू होता है ये हमारे पास माइनस वाली वैल्यू आती है। यहाँ पे ये माइनस मुझसे गलती से लिखा गया, तो हम लोग को तो यहाँ पे माइनस कुछ है नहीं, तो हम लोग ऐसा ग्राफ ले लेंगे। और जिस बच्चों को एक ग्राफ में प्रॉब्लम है वो प्लीज़ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल चैप्टर को अच्छे से पढ़े। उसका वो एक 1 शॉट में ही पूरा चैप्टर को हमने पूरा बेसिक से कंप्लीट कराया, तो उसकी लिंक मैं दे दूंगा, आप लोग देखिएगा। तो जब हम लोग स्टूडेंट इस ग्राफ को ड्रॉ करते हैं तो इसको हमने करंट का ग्राफ मान लिया, इसको वोल्ट का मान लिया। यहाँ पे वोल्टेज का 0.5, 1, 1.5, 2, 2.5, 3 और 3.5 ये हमने लिखा। करंट को भी हम लोग लिख लेते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। जिस बच्चों को ग्राफ समझ में नहीं आया स्टूडेंट, ऐसे तो मैं बहुत बेसिक से बता रहा हूँ, तो वो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल देखें। तो स्टूडेंट जैसा कि आप जानते हैं कि 0.5 यहाँ पे है तो यहाँ से चलेंगे, और 1 यहाँ पे है तो यहाँ पे पॉइंट होगा। एक को आप x एक्सिस ले सकते हैं, इसको y, यानी ये y है, x एक्सिस ये है, तो x इक्वल टू 2, y इक्वल टू 1, तो ये 2 से 1 की तरफ बढ़ेगा, मतलब यहाँ पे पॉइंट होगा। सेम उसी तरह 3 से यहाँ पे पॉइंट होते चला जाएगा जब आप पूरे को लेंगे। और जब सारे डॉट लाइन हो जाएंगे तो हम लोग, ये डॉट बहुत छोटा छोटा होता है स्टूडेंट, ये हम लोग अपने रेफरेंस के लिए ड्रॉ करते हैं, तो कुछ ऐसा ग्राफ बनेगा। तो स्टूडेंट ये बताता है, ये एक्सपेरिमेंट बताता है कि जो V और I का ग्राफ होगा, आपको सिर्फ इस कॉन्सेप्ट को याद रखना है। इसको अगर पूरा समझ में भी नहीं आए, आप लीनियर इक्वेशन देख के और ये वाला कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। लेकिन स्टूडेंट हमने देखा कि जो ग्राफ जो बना वो कैसा बना, एक स्ट्रेट लाइन बन गया। स्ट्रेट लाइन मतलब होता है स्टूडेंट सीधा सा कहीं भी लाइन। ये स्ट्रेट लाइन का बहुत बच्चे मतलब समझ लेते हैं सीधा कैसा लाइन हो तो भी स्ट्रेट लाइन नहीं, ऐसे मैं मार्कर कर दूँ तो भी ये स्ट्रेट लाइन है। ऐसे अगर लाइन खींच दूँ, ये देखिए स्टूडेंट, ये भी स्ट्रेट लाइन है, ये भी स्ट्रेट लाइन है, ये भी स्ट्रेट लाइन है और ये भी स्ट्रेट लाइन है। कुछ बच्चे समझते हैं यही सिर्फ स्ट्रेट लाइन है, ऐसी बात नहीं है। ये भी स्ट्रेट है, ये भी स्ट्रेट है, ये भी स्ट्रेट है, या ऐसे ड्रॉ करो वो भी स्ट्रेट है। हाँ, अगर मैं ऐसा ड्रॉ करता हूँ, ऐसा ये स्ट्रेट नहीं है, कर्व है। तो हम लोग को कॉन्सेप्ट याद रखना है स्टूडेंट कि हम लोग V और I का जब भी ग्राफ ड्रॉ करेंगे वो एक हमेशा स्ट्रेट लाइन आएगा, ऑलवेज बी स्ट्रेट लाइन। और यही क्वेश्चन आता है कि
कि वोल्टेज और जब आप करंट का ग्राफ बनाते हैं तो कैसा ग्राफ आता है, तो स्ट्रेट लाइन आता है। ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, आप इसको याद कर लिए, लिख भी ले सकते हैं, आप लोग लिख ले स्टूडेंट। तो पॉज करके सारे बच्चे नोट कर ले। तो मैं मिटाता हूँ। देखिए स्टूडेंट, इलेक्ट्रिसिटी में किसी भी बच्चे को घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। बस आप लेक्चर 1 देखो, लेक्चर 2 देखो, और आपसे सवाल जो है यूँ होंगे, यूँ। तो मैं बता दूं सारे स्टूडेंटों को कि घबराने की किसी को कोई ज़रूरत नहीं है। मैं साइंस का नया जर्नी स्टार्ट कर चुका हूं और आपको मैं करा रहा हूं। अभी मैं कंपार्ट में धमाल मचवा दिया हूं सीबीएसई के बच्चों से, और वही धमाल अगले साल हम लोग बोर्ड में मचाने वाले हैं। तो सारे बच्चे, इसके बाद हम लोग मैग्नेट करेंगे। केमिस्ट्री के 2 चैप्टर पहले से हो चुके हैं, पूरा बेसिक से उसमें हमने कॉन्सेप्ट को बताया। किसी को फार्मूला लिखने में दिक्कत है, आप बच्चे की तरह, अगर नर्सरी का भी बच्चा देखेगा तो भी समझ जाएगा, वो आप देख लो। उसके बाद हम लोग मेटल नॉन मेटल स्टार्ट कर देंगे मैग्नेटिंग के बाद। फिर बायो में भी हम लोग एक बहुत बड़े आंदोलन के तौर पे शुरू होंगे, और पूरा बायो को इतना मस्त से पढ़ाएंगे कि आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। तो पढ़ते रहिए, किसी को घबराने की ज़रूरत नहीं है। अभी तक देखो स्टूडेंट, जो भी टॉपर होता है या एक आम बच्चा होता है या एक बैकवेंचर जो आप कहते हो, वो भी इसी तरह पढ़ता रहता है। अब जो बोर्ड की जो तैयारी होती है, असली तैयारी, वो अब से स्टार्ट होती है 15 अक्टूबर के बाद से। जो 15 अक्टूबर के बाद से क्या होता है स्टूडेंट, 15 अक्टूबर तक सारे बच्चे ऐसे ही पढ़ते हैं। टॉपर भी वैसे ही पढ़ता है, और एक ड्रॉपर भी, मतलब जो भी बैक बेंचर आपको वैसे ही पढ़ता है। 15 अक्टूबर के बाद यानी 15 अक्टूबर के बाद 2 रास्ते खुलते हैं। टॉपर बहुत तेज़ी से मेहनत करते हैं और एक नॉर्मल ही चला जाता है। तो अभी भी टाइम नहीं गुजरा है, आप मेहनत कीजिए। अब अगला जो टॉपिक है स्टूडेंट, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हमने शुरू से देखते आ रहे हैं, रेसिस्टेंस रेसिस्टेंस रेसिस्टेंस। सर ये है क्या, ये बला क्या है रेसिस्टेंस? तो आइए स्टूडेंट, रेसिस्टेंस की जो आत्मा है वो आपके अंदर से मतलब हटे नहीं, उसके बारे में जानेंगे। और उसके बाद इसी का एक प्रॉपर्टीज़ है, रेसिस्टेंस के बारे में जानेंगे। तो ओम्स लॉ में कुछ नहीं छोटा, पूरा कवर कर दिया मैंने, जो मैं देख लिया। रेसिस्टेंस क्या है स्टूडेंट? एक प्रकार का प्रॉब्लम है, मतलब एक प्रकार की समस्या है। जैसे स्टूडेंट मान लीजिए कि आप कहीं साइकिल से जा रहे हैं, या अभी आप 10th के बच्चे होंगे तो आप तो मोटरसाइकिल से राउंड मारते होंगे। तो आप जा रहे हैं, पूरा रोड एकदम सुना है, नो वन ऑन द रोड, कोई नहीं है रोड पे, सड़क पे कोई भी नहीं है। तो इसका मतलब है रेसिस्टेंस 0 है, मतलब आपके पास कोई भी समस्या नहीं। लेकिन वही आप कहीं मार्केट में ऐसे बाइक चला सकते हैं? कहीं नहीं चला सकते। इसका मतलब वहाँ रेसिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है। सेम उसी तरह होता है स्टूडेंट, जब एक वायर के इनसाइड से, मतलब वायर के अंदर से करंट फ्लो होता है। अब आप कहेंगे कि क्या सर, करंट वायर के बाहर से थोड़ी होता है? तो हाँ, सही बात है। करंट जब वायर के अंदर से फ्लो होता है तो वायर के अंदर भी रेसिस्टेंस होता है, जो करंट को फ्लो करने से रोकता है कि अरे भाई रुक जाओ। छोटा छोटा रास्ता रहता है। जैसे मान लीजिए अगर रोड पे खूब भीड़ भड़ाका है, कोई नेताजी आने वाले, अपने मोदी जी आने वाले, तो 1 किलोमीटर तक जाने में आपको 2 घंटे लग जाएंगे। इतना भीड़ है, हटो, इधर से जाए, उधर से जाए, इधर से जाए, एक लेंथ में आप नहीं चल सकते। स्टूडेंट वायर के अंदर भी ठीक वैसा ही होता है। जब करंट इसके अंदर आता है, वायर के अंदर कहीं से, और निकलता है, तो उसको बहुत सारे रेसिस्टेंस से गुजरना पड़ता है। रेसिस्टेंस में फंस जाता है। ऐसे मान लीजिए अगर 10 इलेक्ट्रॉन, जैसा कि मैंने पहले वीडियो लेक्चर में बताया कि अंदर में वायर की इलेक्ट्रॉन फ्लो होता है, अगर 2 इलेक्ट्रॉन आ रहा है और यहाँ पे बहुत रेसिस्टेंस है, तो 1-1 इलेक्ट्रॉन करके निकलेगा। तो ये सब प्रॉब्लम है। तो उसी तरह स्टूडेंट, जैसे लोग आपको मोटरसाइकिल को तेज़ी करने से रोक रहे हैं, में ले जाने से, मतलब रास्ते रोक के खड़े हैं, तो आपके पास रेसिस्टेंस बहुत है, तो आपको अपोज करेंगे। तो सेम उसी तरह स्टूडेंट, रेसिस्टेंस क्या है? तो इट अपोज द फ्लो ऑफ चार्ज, मतलब जो फ्लो ऑफ चार्ज है, मतलब चार्ज का जो फ्लो है, मतलब चार्ज जो जा रहा है उसको अपोज कर देगा, उसको स्टॉप नहीं करेगा। ये मत लिखना कि स्टॉप कर देगा। आप बाजार में जाते हो, कितनी भी भीड़ रहती है, आप निकल तो लेते हो, कोई रोक थोड़ी देता है आपको। तो स्टॉप कोई बच्चा नहीं लिखे, अपोज लिखे। इट अपोज द फ्लो ऑफ चार्ज या करंट, आप जो भी लिखो,
फ्लो ऑफ करंट को अपोज करता रहता है, जाने से रोकता रहता है। स्टॉप कोई बच्चा नहीं लिखेगा। इट अपोज द फ्लो ऑफ चार्ज और करंट, मतलब करंट को ये अपोज करता है, करंट का रोक के रखता है कि तुम मत जाओ। ये रेसिस्टेंस का काम होता है। उसी तरह स्टूडेंट जैसा मैंने बताया कि आप सड़क पे जा रहे हो, 10 लोग खड़े हैं, आप बहुत दिक्कत से जाओगे। उसी तरह चार्ज को भी सेम प्रॉब्लम होता है फेस जब वो इनसाइड द वायर चलता है, फ्लो करता है। रेसिस्टेंस और रेसिस्टेंस हर एक वायर, हर एक इलेक्ट्रिक अप्लायंस, जितने भी टीवी, रेफ्रिजरेटर, फैन जो भी है उसके अंदर रहता ही है, जो उसको अपोज करता है। आगे हम लोग पढ़ेंगे कि इसी की वजह से हीट कैसे कोई भी, जैसे आप बहुत देर तक फ़ैन चलाते हो या टीवी चलाते हो तो गर्म क्यों हो जाता है। जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग में हम लोग इसी के बारे में जानेंगे। फिर आगे हम लोग क्लास 12 में एडी करंट ये सब पढ़ेंगे पूरा डिटेल में, तो उतना जाने की किसी को ज़रूरत नहीं। बस आप ये याद रखो कि रेसिस्टेंस जो है वो अपोज करता है किसको, फ्लो ऑफ चार्ज को अपोज करता है। ठीक, अब स्टूडेंट हम लोग आगे जानते हैं कि फैक्टर अफेक्टिंग रेसिस्टेंस, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है ये क्लास 10 बोर्ड का। फैक्टर अफेक्टिंग रेसिस्टेंस मतलब थोड़ा सा मैं अब अच्छे हैंड राइटिंग में लिखने का स्टूडेंट कोशिश कर रहा हूँ। मेरी हैंड राइटिंग जो है स्टूडेंट वो ख़राब है थोड़ी सी, तो आप समझ सकते हो। फैक्टर अफेक्टिंग रेसिस्टेंस मतलब वो कौन कौन से फैक्टर है जो रेसिस्टेंस को अफेक्ट कर सकते हैं। कौन कौन से फैक्टर है जो रेसिस्टेंस को अफेक्ट कर सकते हैं। हो सकता है रेसिस्टेंस अफेक्ट करने का मतलब है स्टूडेंट कि उसको बढ़ा भी सकते हैं, घटा भी सकते हैं, मतलब उसको कांस्टेंट नहीं रहने देंगे, तो वही होता है फैक्टर अफेक्टिंग रेसिस्टेंस। इसमें जो स्टूडेंट पहला फैक्टर है वो क्या है, तो सबसे पहला जो फैक्टर है स्टूडेंट मैं बता दूं वो क्या है, उसके बाद दूसरा फैक्टर जानेंगे, तीसरा फैक्टर जानेंगे और चौथा फैक्टर हम लोग जानेंगे। तो सबसे पहले स्टूडेंट लेंथ, मतलब कि लेंथ पे भी रेसिस्टेंस डिपेंड करता है। अगर स्टूडेंट वायर, कोई वायर मतलब ले लीजिए ये 5 मीटर का कोई वायर है कॉपर का। बहुत ध्यान से इस कॉन्सेप्ट को लीजिएगा कि कौन कौन से फैक्टर हैं जो रेसिस्टेंस को अफेक्ट करते हैं, मतलब उसको बढ़ा भी सकते हैं, घटा भी सकते हैं। तो सबसे पहला फैक्टर है वो है लेंथ, यानी कि लेंथ ऑफ द वायर। हर एक कॉन्सेप्ट तो हम लोग वायर में ही सीखेंगे। जस्ट इमेजिन स्टूडेंट कि ये 5 मीटर का मान लीजिए कि ये एक वायर है, तो इसके अंदर जितना भी रेसिस्टेंस होगा, कुछ भी हो, X हो, Y हो, Z हो, कुछ भी रेसिस्टेंस हो, 10 हो, 15 हो, 20 हो, अगर इस वायर की लंबाई को हम 2 गुना कर दें, मान लीजिए इस वायर की लंबाई को हम इतना कर दिए, तो रेसिस्टेंस बढ़ेगा कि घटेगा। आपसे क्वेश्चन, ये कॉन्सेप्ट बच्चे रटते रहते हैं, रटो मत बच्चों, सीखो। ये इतना बड़ा वायर था और इसको ठीक मैंने 2 गुना करके इतना लंबा कर दिया, तो रेसिस्टेंस बढ़ेगा कि घटेगा। अगर मान लो इसमें 10 था तो अब बढ़ेगा कि घटेगा। तो अब आप कहेंगे कि सर इतना में रेसिस्टेंस था, अब इसका आप 2 गुना कर दिए, तो सर निश्चित है कि जो नया वायर आएगा उसमें भी रेसिस्टेंस होगा, मतलब रेसिस्टेंस बढ़ जाएगा। अब इसी वायर को स्टूडेंट मैं समझो कि इसका आधा काट दूं, इसको हटा दूं और ऐसे आधा इतना रहता, तो रेसिस्टेंस वायर के छोटा होने से घटेगा या बढ़ेगा। तो आप कहेंगे सर इतना रेसिस्टेंस तो हट जाएगा, इतना रेसिस्टेंस घटेगा। सेम उसी तरह बच्चे रटते रहते हैं, मत रटो स्टूडेंट। लेंथ ऑफ द वायर में हमने क्या कॉन्सेप्ट सीखा, लेंथ ऑफ द वायर में कि अगर स्टूडेंट किसी भी वायर के लेंथ को हम अगर इंक्रीज करते हैं, मतलब कि डबल हो, ट्रिपल हो, वो अलग बात है। सीधा सा पहले सीखिए कि लेंथ ऑफ द वायर को हम लोग इंक्रीज करते हैं, मतलब कि उसको बढ़ाते हैं, तो रेसिस्टेंस भी क्या होता है, बढ़ जाता है। रेसिस्टेंस भी बढ़ जाता है। अगर वायर को हम डिक्रीज करते हैं, मतलब अगर इसको काट देते हैं आधा पे से, मतलब हाफ ऑफ द वायर को हम लोग कट कर देते हैं, तो डिक्रीज करते हैं वायर की लेंथ को, तो यहाँ पे रेसिस्टेंस भी है वो भी डिक्रीज कर जाता है। ये एरो डिक्रीज का हमने ये ऐसे बनाते हैं, तो ऐसे रेसिस्टेंस भी क्या होता है, डिक्रीज कर जाता है। तो
तो इस बात से हमें स्टूडेंट पता चलता है कि अगर हम लोग लेंथ ऑफ वायर को डबल कर दें, दोगुना कर दें, रेसिस्टेंस भी डबल। लेंथ ऑफ वायर को हम अगर हाफ कर दें, रेसिस्टेंस भी हाफ। तो ये हमने पहला कॉन्सेप्ट सीख लिया। दूसरा स्टूडेंट कॉन्सेप्ट है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ठीक है, तो ये सारे बच्चे नोट कर ले। उसके बाद हम लोग दूसरा फैक्टर पढ़ेंगे। टॉपिक तो हमारा वही रहेगा, तो दूसरा फैक्टर नोट कर ले सारे बच्चे। तो हमारा स्टूडेंट दूसरा जो कॉन्सेप्ट है वो है एरिया ऑफ इट्स क्रॉस सेक्शन। स्टूडेंट यहाँ पे थोड़ी सी तो मेरी राइटिंग पहले से ख़राब है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा ये बोर्ड भी पिछल रहा, मतलब कि स्लिप कर रहा है, फ्रिक्शन थोड़ा सा इंक्रीज हो गया है बोर्ड का, तो थोड़ा सा आप राइटिंग पे देखिएगा। तो जो अगला फैक्टर है स्टूडेंट वो क्या है, एरिया ऑफ इट्स क्रॉस सेक्शन। मतलब कि क्रॉस सेक्शन क्या होता है स्टूडेंट, ये मान लीजिए कि कोई वायर है, ये कोई वायर है, तो इसका जो ये सर्कुलर पाथ होगा इसी को हम लोग क्रॉस सेक्शन कहेंगे। दोनों साइड से होता है। जैसे लीजिए स्टूडेंट, ये कोई मान लीजिए पतली सी वायर है, ये पतली सी वायर, तो ये जो एरिया है सर्कुलर टाइप का, ये पूरा नहीं, ये पतला वाला आपको दिख नहीं रहा होगा, ये इसको हम लोग क्रॉस सेक्शन कहते हैं। उसी प्रकार समझिए कि इस वायर को थोड़ा सा हम जूम कर दिया, ऐसा हो गया, तो ये जो है ये क्रॉस सेक्शन है। रेसिस्टेंस कैसे डिपेंड करता है स्टूडेंट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे, मैं बताता हूँ। कि मान लीजिए स्टूडेंट कोई वायर है इतना पतला, ठीक, ये बच्चे रटते रहते हैं एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन डबल, रेसिस्टेंस हाफ। कॉन्सेप्ट समझो, रटने की कोई ज़रूरत नहीं है। देखो ये स्टूडेंट वायर का क्रॉस सेक्शन है, मान लीजिए इसके अंदर 5 रेसिस्टेंस है। रेसिस्टेंस का ऐसा यूनिट क्या होता है, सिंबल क्या होता है, सब मैं आगे बताने वाला हूँ, कंफ्यूज ना हो इसलिए मैं आपने अभी नहीं बताया। ये मान लीजिए इतना रेसिस्टेंस है और कोई 2 इलेक्ट्रॉन चार्ज फ्लो होके आ रहा है, तो इसको तो ये रोक देगा, ये जाने नहीं देगा, तो एक एक करके इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलेंगे। ये रेसिस्टेंस मान लीजिए यहाँ भी हो। अगर वायर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को स्टूडेंट हम लोग इंक्रीज कर दें, मतलब बड़ा कर दें, अगर ऐसा गोला है इतना छोटा वायर का, तो उसको हम लोग इतना बड़ा गोला बना दें, मतलब वायर के जो वायर की साइज होगी वो भी ऐसे इंक्रीज कर जाएगा, उसका जो मोटापा जो आप जो भी कहें वो इंक्रीज कर जाएगा। मतलब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बढ़ाने का मतलब क्या है कि वायर थोड़ा सा अब ऐसा दिखेगा। अब स्टूडेंट, अब वायर थोड़ा सा बड़ा हुआ तो रेसिस्टेंस तो डेफिनेटली पहले जितना था उससे तो थोड़ा बढ़ ही जाएगा, लेकिन अगर मतलब करंट को हम लोग उतना ही रखते हैं तो बड़े आराम से करंट यहाँ से निकल जाएगा, क्योंकि बहुत लंबा रास्ता रहेगा और करंट सीधा निकल जाएगा। तो इससे हमने स्टूडेंट सीखा कि अगर एरिया ऑफ इट्स क्रॉस सेक्शन को हम लोग बढ़ाते हैं तो रेसिस्टेंस घट जाएगा। अब आप ही सोचिए, एक छोटी सी रास्ता है, उसमें 10 लोग खड़े हैं, आप कैसे जाएंगे साइकिल लेके, मोटरसाइकिल लेके, आपको परेशानी होगी। गली जो एरिया है उसको हम लोग थोड़ा सा बड़ा करके हाईवे बना दिए, तो बड़े आराम से आप निकल जाएंगे। मतलब कि जो रास्ते की लंबाई है उसको आप बढ़ाएंगे, मतलब ये रास्ता ही हुआ, यानी कि एरिया ऑफ इट्स क्रॉस सेक्शन को आप इंक्रीज करेंगे तो रेसिस्टेंस डिक्रीज कर जाएगा, समस्या कम हो जाएगा। और एरिया ऑफ इट्स क्रॉस सेक्शन को आप और छोटा कर देंगे, एक तो पहले से गली थी उसको आप ऐसा और पतली गली बना दिए, तो आप एक एक करके निकलेंगे, मतलब क्या होगा स्टूडेंट, रेसिस्टेंस बढ़ जाएगा। तो हमने सीखा कि एरिया ऑफ इट्स क्रॉस सेक्शन को बढ़ाते हैं, मतलब इसकी गोलाई जो है उसको बढ़ाते हैं तो रेसिस्टेंस बढ़ेगा, घटाते हैं तो माफ़ कीजिएगा बढ़ाते हैं तो रेसिस्टेंस कम जाएगा, और हम लोग इसको अगर छोटा करते हैं तो रेसिस्टेंस बढ़ जाएगा। तो हम क्या लिखेंगे कि यही बढ़ जाता है और घट जाता है। मतलब अगर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को डबल कर दिया जाए, थोड़ी देर के लिए आप इमेजिन करें, तो रेसिस्टेंस सीधा आधा हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, सीधा आधा घट जाएगा, जितना रेसिस्टेंस था वो घट जाएगा, रास्ता डबल होगा। अगर आप लोग एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को हाफ कर दे, जितना था उससे भी छोटा कर दे, रेसिस्टेंस डबल हो जाएगा, सीधा डबल। ये कॉन्सेप्ट है। तीसरा कॉन्सेप्ट है स्टूडेंट इसका नेचर ऑफ इट्स मटेरियल, कि कैसा मटेरियल है वायर का, उस पर भी
डिपेंड करता है। मार्कर थोड़ी सी स्टूडेंट नहीं चल रहे तो उसको आप समझें। तो हम लोग जानते हैं नेचर ऑफ इट्स मटेरियल। मैं लिख देता हूँ फिर से, नोट बनाते चले, हमसे जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसको लिखते चलें, और आपको स्टूडेंट जो भी है कॉन्सेप्ट बुक से भी नोट्स बनाते चलें, ठीक है। अब मटेरियल पे कैसे स्टूडेंट डिपेंड करता है उसके बारे में जानेंगे। तो मैं बता दूं कि जैसे देखिए, अगर आप स्टूडेंट कॉपर का वायर लेते हो जो काफ़ी महंगा होता है, जो शायद 20 रुपये प्रति मीटर यानी 20 रुपीज़ पर मीटर मिलता है, तो वो नेचर ऑफ मटेरियल कितना है उसका, बहुत अच्छी क्वालिटी के है, तो उसमें रेसिस्टेंस बहुत कम होगा। यहीं पे आप वो 5 रुपये वाली अगर वायर लेते हैं तो वो अच्छा क्वालिटी का नहीं है, उसका मटेरियल का कौन मतलब मटेरियल अच्छा नहीं हो, एल्युमिनियम का हो सकता है या नकली कॉपर हो सकता है, तो आप उसको क्या कहेंगे, उसमें रेसिस्टेंस ज़्यादा है। तो नेचर ऑफ इट्स मटेरियल पे भी रेसिस्टेंस डिपेंड करता है। तो जितने भी कॉन्सेप्ट थे स्टूडेंट हमारे हो गए, इतने ही कॉन्सेप्ट है जिस पे ये रेसिस्टेंस का फैक्टर डिपेंड करता है कि रेसिस्टेंस बढ़ सकता है, घट सकता है या क्या हो सकता है। अब हम लोग स्टूडेंट रेसिस्टेंस के एसआई यूनिट को जानेंगे कि रेसिस्टेंस का एसआई यूनिट क्या होता है। तो जिस तरह से हम लोग पानी को लीटर में मेजर करते हैं, जो मनी है उसको रुपए में अपने देश में करते हैं, कहीं डॉलर में, उसी तरह रेसिस्टेंस को हम लोग स्टूडेंट ओम में मेजर करते हैं, ओम में। ये रेसिस्टेंस का कॉन्सेप्ट फिजिक्स के महान साइंटिस्ट ओम्स ने दिया था, तो हम लोग ओम्स में ही मेजर करते हैं, और इसका हम लोग कुछ साइन ऐसे बनाते हैं। मतलब अगर मैं कहूँ कि 5 ओम रेसिस्टेंस, इसको ओम पढ़ेंगे तो हम लोग ऐसे लिखेंगे 5 ओम। अगर मैं कहूँ 6 ओम तो 6 ओम। अगर मैं कहूँ कि 8 ओम तो 8 ओम। ये हम लोग का कॉन्सेप्ट है स्टूडेंट। तो इसको सारे बच्चे नोट कर लें, उसके बाद स्टूडेंट आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो सारे बच्चों ने इसको नोट कर लिया होगा। अब आइए स्टूडेंट कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट को देख लेते हैं और उसके बाद आगे हम लोग पढ़ते हैं। सबसे पहले स्टूडेंट मैं बात करूं रियोस्टेट क्या होता है, या इसी को कहीं कहीं वेरिएबल रेसिस्टेंस भी कहा जाता है, और वेरिएबल रेसिस्टेंस। स्टूडेंट ये एक डिवाइस भी इसको आप कह सकते हैं। रेसिस्टेंस को इंक्रीज कराने के लिए या डिक्रीज कराने के लिए हम लोग रियोस्टेट का यूज करते हैं। किसी किसी डिवाइस में स्टूडेंट लगभग आजकल के हर एक डिवाइस में रियोस्टेट का प्रयोग होता है, यानी कि यूज होता है, जिसको हम लोग वेरिएबल रेसिस्टेंस और रियोस्टेट के नाम से जानते हैं। इसमें क्या होता है स्टूडेंट कॉन्सेप्ट की रेसिस्टेंस है कभी इंक्रीज करता है कभी डिक्रीज करता है उस टाइम के अकॉर्डिंग। जैसे कोई अप्लायंस होते हैं जो हमारे घर में लगे होते हैं, पंखे, फ्रिज, उसमें कभी कभी पहले से ही रेसिस्टेंस ज़्यादा होता है तो हम लोग वहाँ रियोस्टेट लगा देते हैं और वो क्या होता है डिक्रीज हो जाता है, रेसिस्टेंस डिक्रीज कर देता है और हमारा काम बन जाता है। कहीं कहीं रेसिस्टेंस बहुत मतलब कि बहुत ही कम मात्रा में रहता है और ज़्यादा करंट उस डिवाइस को मिलता रहता है तो डिवाइस हीट होने लगता है, तो हम लोग रियोस्टेट लगा के रेसिस्टेंस को थोड़ा बढ़ा देते हैं तो काम हमारा चल जाता है। तो उसी को हम लोग स्टूडेंट रियोस्टेट कहते हैं या वेरिएबल रेसिस्टेंस। उसके बाद दूसरा हमारा आता है स्टूडेंट कंडक्टर, कि आखिर कंडक्टर क्या चीज़ है। तो कंडक्टर एक ऐसा चीज़ है कि जिससे जो करंट है वो कंडक्ट हो, जिससे बिजली कंडक्ट हो। जैसे कि ये वायर एक कंडक्टर है क्योंकि इससे करंट कंडक्ट हो रहा है, मतलब इट्स हैव लो रेसिस्टेंस। और इसके ऐसा नहीं है कि जो वायर है स्टूडेंट उसके पास रेसिस्टेंस नहीं है, सारे दुनिया में जो भी इलेक्ट्रिक की चीज़ है उसके पास रेसिस्टेंस है। कंडक्टर है मतलब इसमें से अगर करंट पास हो रहा है मतलब इसमें बहुत कम मात्रा में रेसिस्टेंस है। उसके बाद स्टूडेंट आता है पुअर कंडक्टर। पुअर कंडक्टर एक ऐसे चीज़ को कहते हैं जिसमें रेसिस्टेंस मतलब कि उसमें करंट तो आए लेकिन रेसिस्टेंस इतना ज़्यादा हो कि बहुत कम करंट आए, हाई रेसिस्टेंस।
तीसरा आता है स्टूडेंट इंसुलेटर। इंसुलेटर एक ऐसी चीज़ जिसमें इतना ज़्यादा रेसिस्टेंस हो, मतलब इतना ज़्यादा कि आप उसमें सोच भी नहीं सकते हो कि कितना ज़्यादा रेसिस्टेंस हो। जैसे आप ये लीजिए स्टूडेंट, अगर इसमें एक आप वायर को कनेक्ट कर देते और इसमें कनेक्ट कर देते, क्या करंट आएगा? कभी नहीं आएगा, क्योंकि इसमें इतना ज़्यादा रेसिस्टेंस है कि रेसिस्टेंस आप एक भी करंट को यहाँ से यहाँ नहीं आने देगा, इसमें इतना ज़्यादा रेसिस्टेंस है। तो ये इंसुलेटर हो गया। तो हम लोग कंडक्टर या इसी को स्टूडेंट हम लोग गुड कंडक्टर भी कहते हैं। तो इसमें थोड़ा सा मीडियम रेसिस्टेंस होता है पुअर कंडक्टर में, लेकिन जो यहाँ पे जो इंसुलेटर है इसके पास काफ़ी हाई रेसिस्टेंस होता है। अब आगे जब आप लोग स्टूडेंट क्लास 12 में फिजिक्स पढ़ेंगे तो आपको बता दूँ, ऐसा नहीं है कि इससे भी बिजली पास हो जाएगी। अगर बिजली की वैल्यू 8 लाख वोल्टेज होती, इससे भी करंट सप्लाई हो जाएगा। इसमें जितना भी रेसिस्टेंस है उसको वो वोल्टेज तोड़ देगा। लेकिन 8 लाख यानी कि 8 लाख वोल्टेज, 17 लाख, कभी 15 लाख वोल्टेज इमेजिन कर पाना ही अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती, मैं कहूँगा पागलपन है। क्योंकि हमारे देश में 250 से ज़्यादा वोल्टेज हमारे घर में नहीं आता है, और कहीं भी आप ले लें, और यहाँ इसलिए न्यूमेरिकल में भी 250 यूज किया जाता है या 220, और अमेरिका ये सब में 300 है। और हमारे यहाँ जो हाईएस्ट जो पोल की पावर होती है वो भी होती है 11,000 वोल्ट की। तो ये इंसुलेटर ही रहेगा, तो स्टूडेंट आज हम लोगों ने ये सब रेसिस्टेंस, ओम्स लॉ के कॉन्सेप्ट को जाना। तो वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर कोई लेक्चर 1 नहीं देखें तो सबसे पहले जाके लेक्चर 1 देखिए, उसके बाद लेक्चर 2 देखिए। थोड़ी सी राइटिंग ख़राब है, इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन धीरे धीरे आने वाले समय में मैं इसको सुधारूंगा। अगले लेक्चर में स्टूडेंट हम लोग सीरीज टू पैरेलल कनेक्शन के कॉन्सेप्ट को जानेंगे। उसके बाद स्टूडेंट हम लोग हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट को जानेंगे। चैप्टर हमारा हो जाएगा फिनिश, और आगे बढ़ते रहेंगे। तो तब तक के लिए पढ़ते रहें, पढ़ाई करते रहें, हर एक चैप्टर में झंडे गाड़ते रहें, और ऑल द वेरी बेस्ट। जय हिंद, वंदे मातरम। चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन जरूर दबाइएगा, और लेक्चर डालूँ तो उसको देखिएगा और कॉपी मेंटेन जरूर कीजिएगा, और अपने दोस्त